हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं शैली और हम पिछले कुछ समय से साइकोलॉजी जो बीए का पार्ट है उसका अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी चरण में हमने व्यक्तित्व के बारे में जाना। व्यक्तित्व की परिभाषाओं से व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया, उसको प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा। इसी क्रम में व्यक्तित्व का मापन जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। व्यक्तित्व के मापन में दो मुख्य रूप से विधियां होती है, अप्रक्षेपी विधियां और प्रक्षेपी विधियां। इसके पहले वाले अध्ययन में हम लोगों ने अप्रक्षेपी विधियां और उसके जो दो प्रमुख प्रकार हैं, व्यक्तिनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां, उनके बारे में ब्रीफली स्टडी करने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो में हम व्यक्तित्व के मापन को एक दूसरे भाग प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व के मापन की जो प्रक्षेपी विधियां होती हैं, अर्थात वे विधियां जिनके माध्यम से हम प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन जो टेक्निक होती है उसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने का प्रयास करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि प्रक्षेपी यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड्स, इनका अर्थ क्या होता है। प्रक्षेपी विधियां यानी कि वो विधियां, जैसे नाम से स्पष्ट होता है कि प्रक्षेपण का अर्थ होता है कि किन्हीं दूसरी वस्तुओं पर, बाह्य वस्तुओं पर अपने मन की प्रतिक्रियाओं को डालकर उनको जज करने का प्रयास करना। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें सीधे सीधे प्रश्न करने से नहीं प्राप्त हो पा रही हैं, या मन के अंदर अचेतन में छुपी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कि जो प्रयोज्य है वो सीधे सीधे नहीं बता पा रहा है, उनको जानने के लिए, उसके व्यक्तित्व के ऐसे हिडन पहलुओं को जानने के लिए कुछ ऐसी विशिष्ट प्रकार की टेक्निक्स को प्रयोग में लाया जाता है जिनमें कि व्यक्ति को अपनी कुछ ऐसी विधियों के द्वारा गुजारा जाता है या उसके ऊपर कुछ ऐसी विधियों को अप्लाई किया जाता है जिसके माध्यम से वह अपने अचेतन मन में छुपी हुई बातों को प्रकट करता है, और ऐसी विधियां प्रक्षेपी विधियां कहलाती है। एक बार फिर जान लेते हैं कि प्रक्षेपण विधियां किसे कहते हैं। प्रक्षेपण की जो विधियां होती है, इस विधि में जो व्यक्ति होता है उसको बाह्य वस्तुओं के प्रति अपने अंतर्मन की जो प्रतिक्रिया है उसको अभिव्यक्त करने का समय दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, हमने पहले भी पढ़ा था मनोविज्ञान में कि जो मनोवैज्ञानिक फ्रायड थे, उन्होंने अचेतन के मनोविज्ञान को समझाने का प्रयास किया था। उनके अनुसार व्यक्ति का जो व्यवहार है या व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसमें जो कुछ भी उसके चेतन मन में चल रहा है, कॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है, या जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा भाग उसके अचेतन मन का होता है, अनकॉन्शियस माइंड का। मतलब वो चीज़ें जो उसके मन के अंदर दबी हुई है, जिनको बाहर प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व पर उन सभी बातों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। उसने व्यक्तित्व को मापन करने के लिए जो अभी तक हमने अप्रक्षेपी विधियां पढ़ी थी, जिनमें कि हम व्यक्ति के चेतन मन में जो चलता है उनसे व्यक्तित्व के मापने को प्रयास करते हैं, लेकिन उसके अचेतन मन में जो कुछ भी छुपा हुआ है उसको जानने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग किया, और उसके द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन में छुपी हुई, जिनको हम दमित इच्छाएं कहते हैं, जिनको कि वो सबके सामने सामाजिक तौर पर पूरा नहीं कर सकता है, तो उन दमित इच्छाओं का उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी जानने का प्रयास किया था। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने स्वप्न विश्लेषण की विधियों का भी प्रयोग किया था, ताकि साइको एनालिसिस करके व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व में छुपी हुई ऐसी बातें जो शायद उसके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं पर सामने से दिखाई नहीं
देती और उनको वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता, उनको जानने का प्रयास किया। आज हम व्यक्तित्व के मापन के लिए ऐसी ही जो कुछ विधियां प्रयोग में लाई जाती है उनके अध्ययन का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व के मापन की जो प्रक्षेपी विधियां होती हैं, इन प्रक्षेपी विधियों में से जो प्रथम विधि होती है वो विधि होती है रचना प्रविधि, दूसरी विधि होती है अभिव्यक्ति प्रविधि, तीसरी प्रविधि होती है पूर्ति प्रविधि, चौथी विधि साहचर्य प्रविधि तथा अंतिम चयन प्रविधि। आज हम इन्हीं सभी विधियों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब हम जान लेते हैं पहली प्रविधि, जिसे हम साहचर्य प्रविधि कहते हैं। साहचर्य प्रविधि अर्थात एसोसिएशन टेक्निक। साहचर्य शब्द मतलब किसी के साथ साहचर्य स्थापित करना या एसोसिएट करना। इसमें इस विधि को प्रयोग करते समय जो प्रयोक्ता होता है वह क्या करता है, इस विधि में वह जो भी व्यक्ति जिसका वो व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास कर रहा है उसके सम्मुख कुछ उद्दीपन प्रस्तुत करता है, और ये जो उद्दीपन होते हैं उन उद्दीपनों से संबंधित प्रतिक्रिया करने के लिए उसको कहा जाता है। ये जो प्रतिक्रिया है ये किसी उसको वाक्य के समूह के रूप में या चित्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो साहचर्य विधि में प्रयोग किया जाता है उसमें प्रयोक्ता क्या करता है, एक एक शब्द बोलता जाता है और जो सामने वाला व्यक्ति है वो उनके सम्मुख प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है, और वो प्रतिक्रिया क्या होती है, कुछ शब्दों के रूप में हो सकती है या उसके चेहरे की भावनाओं के रूप में हो सकती है। ये जो भी प्रतिक्रियाएं होती है, इन प्रतिक्रियाओं को जो लेने वाला व्यक्ति होता है उनको नोट करता है, और साथ ही साथ उस प्रतिक्रिया को देते समय कितना समय लगाया गया है उसको भी नोट करता है, और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। आपने कभी कभी इसके संबंध में कुछ गेम्स भी अप्लाई किए जाते हैं जिनको देखा होगा, रैपिड फायर टाइप जो गेम्स होते हैं जिसमें व्यक्ति को कोई प्रश्न किया जाता है और उसको उसका तुरंत जवाब देने के लिए कहा जाता है। इसी प्रकार की विधि का प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन में भी किया जाता है। इस विधि का प्रयोग करते समय इसका महत्वपूर्ण उपयोग ये होता है कि इससे व्यक्ति की जो मानसिक ग्रंथियाँ होती है, अर्थात उसके मन में जो दबी हुई ऐसी इच्छाएं या गांठें होती है जिनकी वजह से उसका व्यक्तित्व प्रभावित हो रहा है, या फिर अगर कोई भी बालक या कोई व्यक्ति किसी प्रकार के अपराधों में लिप्त है और सामने से वो उन चीज़ों को आकर के ये कह सकते हैं एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन चीज़ों का पता लगाने के लिए भी इस प्रकार की विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद हम दूसरी विधि के बारे में जान लेते हैं। ये विधि कहलाती है रचना प्रविधि। जो रचना प्रविधि है इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्निक। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण करना। निर्माण किस चीज़ का करना है हमें, तो इसमें जो प्रयोज्य है उसके सामने कोई विषय वस्तु या उद्दीपक प्रस्तुत कर दिए जाते हैं जिनके आधार पर उसको कुछ चीज़ कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि उसके सामने कोई एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाती है जिसके ऊपर उसको वाक्य की, किसी कविता की या किसी कहानी की रचना करने के लिए कहा जाता है। कभी कभी उसमें चित्र के रूप में भी उसकी रचना करवाने का प्रयास करवाया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो प्रयोज्य होता है उसके अचेतन मन में जो भी छुपा होता है वो उस रचना के माध्यम से अभिव्यक्त कर देता है, और जो उसका विश्लेषण करता है वो उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व की उन अचेतन बातों का भी क्या करता है, मूल्यांकन करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रक्षेपी विधि, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं उन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जबकि वो अपनी रचनाओं के माध्यम से जो बातें व्यक्त कर रहा है उससे ये इंटरप्रिटेशन निकाले जाते हैं कि उसके मन के अंदर में क्या चीज़ें छुपी हुई हैं।
इसके बाद इसकी जो अगली विधि है, उस अगली विधि को हम कहते हैं पूर्ति प्रविधि। पूर्ति प्रविधि में क्या होता है, इस विधि में जो प्रयोज्य है उसके सम्मुख कोई भी इनकम्प्लीट चीज़ों को व्यक्त किया जाता है ना। अधूरे उद्दीपक, ऐसे उद्दीपक दिए जाते हैं कि जिसमें कोई अधूरी रचना है जिसको वो क्या करता है, पूरा करता है। उसको क्या करने के लिए कहा जाता है, पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या दिया जाता है, कोई अधूरी कविता या कोई अधूरी कहानी दी जाती है और उसको पूर्ण करने के लिए कहा जाता है। और जो प्रयोज्य है वो उसके द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करता है और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करता है। इसके बाद आती है क्रम या चयन प्रविधि। इस प्रविधि में क्या होता है, इसको हम ऑर्डरिंग टेक्निक भी कहते हैं। क्रम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर में जमाना, और चयन मतलब सेलेक्ट करना। तो ये है ऑर्डरिंग टेक्निक और सिलेक्शन टेक्निक। इसमें इस विधि में मापनकर्ता क्या करता है, जो उसका प्रयोज्य है उसके सम्मुख कुछ वस्तुओं अथवा चित्रों, शब्दों, मूल्यों आदि को प्रस्तुत करता है और इसके माध्यम से वह क्या करता है, उनको क्रमबद्ध करने के लिए कहता है, उनको जमाने के लिए कहता है। तो जो प्रयोज्य है उसमें वो प्रयोज्य उसको ऑर्डर करने में या जमाने में किस क्रम का इस्तेमाल करता है, किन चीज़ों को प्रायोरिटी पे डालता है। इन चीज़ों को देखने के बाद जो उसका एनालिसिस करता है वो इस चीज़ का पता लगाने का प्रयास करता है कि जो प्रयोज्य है वो किन बातों को अपने जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है, उसके जीवन में किन मूल्यों का, किन सिद्धांतों का अधिक महत्व रखता है। ऐसी स्थिति में इस विधि के द्वारा व्यक्ति के संवेगों, उसके मूल्यों, उसके जीवन में क्या फिलोसॉफीज हैं, इन चीज़ों का आसानी से क्या किया जाता है, पता लगा लिया जाता है। इसलिए ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि भी कही जा सकती है। अगली विधि है अभिव्यक्ति विधि, यानी कि एक्सप्रेशन टेक्निक। यानी कि इसमें व्यक्ति के सामने जो उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं उनके प्रति वो अपने विचार या जो उसके रेस्पॉन्सेस हैं उनको क्या करता है, प्रकट करता है। उसके जो रेस्पॉन्सेस हैं उनमें जो रेस्पॉन्स होते हैं वो अस्पष्ट और अनेकार्थी होते हैं। इसलिए जो बार बार जब इस विधि को हम प्रयोग में लाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की उनके प्रति जो अनुक्रिया है, यानी कि जो उसका रेस्पॉन्स है, वो हमेशा क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो हर व्यक्ति पे जब उन चीज़ों को अप्लाई किया जाता है तो उसके जो रेस्पॉन्सेस हैं उनके आधार पर व्यक्तित्व के आकलन का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। और ये कहा जा सकता है कि ये विधियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और विश्वसनीय कही जा सकती हैं। इसीलिए इनका प्रयोग कई बार साइको एनालिसिस के लिए किया जाता है और इनके जो रिजल्टेंट्स हैं वो रिजल्टेंट्स भी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक प्राप्त होते हैं। इसके लिए कुछ परीक्षणों की रचना की जाती है और ये जो विशिष्ट परीक्षण हैं, स्पेसिफिक जो ये परीक्षण हैं, इन परीक्षणों का प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व की छुपी हुई कुछ विशिष्ट बातों को जानने के लिए किया जाता है। ऐसे ही कुछ परीक्षणों का आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। ये जो उदाहरण है इनमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट परीक्षणों का निर्माण किया जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के संदर्भ में कुछ विशिष्ट बातों का पता लगाया जाता है। ये परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड कहे जा सकते हैं। इनमें से पहला परीक्षण रॉर्शा परीक्षण कहलाता है, जिसका निर्माण हरमन रॉर्शा के द्वारा किया गया था। दूसरा परीक्षण है मरे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसका निर्माण मरे द्वारा किया गया और इन्हें हम थीमेटिक एप्रिसेप्टिव टेस्ट कहते हैं, TAT के नाम से जाने जाते हैं और इसके द्वारा व्यक्ति के अंतर्बोध का पता लगाया जाता है। बेल्लाक ने भी इस संबंध में कुछ परीक्षणों का निर्माण किया। बेल्लाक ने जो परीक्षणों का निर्माण किया वो बच्चों पर आधारित थे, इसलिए इन्हें
चिल्ड्रन एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। और जो ये चिल्ड्रंस एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, ये टेस्ट बच्चों के ऊपर एडमिनिस्टर किए जाते हैं और इसके द्वारा बच्चों की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको नींद नहीं आना या उनके कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, उनको समझने का प्रयास किया जाता है। इनमें से कुछ परीक्षणों को आज हम थोड़ा सा ब्रीफली समझने का प्रयास करते हैं। पहला परीक्षण है रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट या रॉर्शा शाही धब्बा परीक्षण। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस परीक्षण के जो निर्माता हैं उनका नाम है हरमन रॉर्शा। हरमन रॉर्शा जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका सबसे पहले निर्माण किया। ये एक मनोचिकित्सक थे। उन्होंने इस परीक्षण का निर्माण इस धारणा को बेस बनाते हुए किया कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसका उसके चेतन से भी अधिक अचेतन मन जो होता है उसका उस पर निर्भर करता है। मनुष्य कोई भी वह कार्य जो उसके अचेतन मन से संचालित होता है, उसके व्यक्तित्व की सहज अभिव्यक्ति होती है और उसके व्यक्तित्व के वास्तविक लक्षणों में वह प्रकट होता है, चाहे हम उसको सीधे सीधे से देख नहीं पाते हों। और इन चीज़ों को समझने के लिए कुछ अप्रक्षेपी ढंग से उसको परीक्षण करके पता लगाया जा सकता है, क्योंकि सीधे वो उन बातों का जवाब हमें सही रूप में नहीं देता है। अब कुछ जान लेते हैं इस परीक्षण के बारे में। जो हरमन रॉर्शा थे, उन्होंने इस परीक्षण के लिए कुछ कार्ड्स का निर्माण किया। लगभग 10 कार्ड बनाए। उन कार्ड्स को 24x17 सेंटीमीटर के आकार का बनाया गया। ये जो कार्ड्स थे, इन कार्ड्स में एक विशेषता थी कि इन कार्ड्स में विभिन्न रंगों की स्याही के धब्बे अंकित थे। विभिन्न रंगों की जो स्याही के धब्बे थे, इन स्याही के जो धब्बों में कुछ विशिष्ट रंगों का प्रयोग किया गया था। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि जो ये स्याही के धब्बे बने हुए हैं, इन स्याही के धब्बों में कुछ विशिष्ट रंगों का प्रयोग था। इन कार्ड्स में से 5 कार्ड ऐसे थे कि जिन पर सिर्फ काले रंग के धब्बों का प्रयोग किया गया और इनमें से कुछ कार्ड ऐसे थे कि जिसके अंदर 2 कार्ड्स काले और सफ़ेद रंग के धब्बे के थे और 2 कार्ड ऐसे थे कि जिनके अंदर काले और लाल रंग की स्याही का प्रयोग किया गया और 3 कार्ड ऐसे थे कि जिस पर कई रंगों की स्याहियों का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार कुल 10 कार्ड हैं और उन 10 कार्ड में से 5 कार्ड केवल काले रंग की स्याही वाले, 2 कार्ड काले और सफ़ेद धब्बों वाले और 3 कार्ड ऐसे हैं जिन पर कि कई रंगों की स्याहियों का प्रयोग किया गया है। और जो परीक्षण करता है वो इसका परीक्षण किस प्रकार करता है? देखो, इसका परीक्षण करने के लिए जब परीक्षणकर्ता इस परीक्षण को अप्लाई करता है तो वो क्या करता है कि अपने प्रयोज्य को एक एक करके वो कार्ड देता है और उनकी अनुक्रियाओं को और साथ ही साथ उसमें वो जितना समय लगा रहा है उसको क्या करता है, नोट कर लेता है। और उसके बाद उन कार्ड में उसकी अनुक्रियाओं और उसके द्वारा लगाए गए समय का विश्लेषण करके और फिर ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि उसके मन में क्या बातें छुपी हुई हैं। और इन कार्ड्स का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है ताकि ये जाना जा सके कि उन कार्डों के माध्यम से कि उसके अचेतन मन में छिपी हुई बातें क्या हैं और इनका विश्लेषण करके उसके बारे में पता लगाया जाता है। विश्लेषण में कुछ विशेष बातों पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि स्थान और उसका निर्धारण किस प्रकार किया जा रहा है उसके आधार पर, साथ ही साथ उसका विषय क्या रहा है उसके आधार पर, तथा जो उसकी अनुक्रियाएं हैं वो कैसी रही उनके आधार पर। और इस परीक्षण का अंकन और व्याख्या उसके मैनुअल जो निर्देशन होता है ना, परीक्षण का निर्देशिका बनी होती है, जो मैनुअल होता है उसके आधार पर किया जाता है और फिर उसको अंक प्रदान किए जाते हैं
और उनके अंकों के आधार पर उसके व्यक्तित्व के लक्षणों की सीमा का क्या कर लिया जाता है, निर्धारण कर लिया जाता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि यह परीक्षण अत्यधिक उपयोगी है, इतने समय पहला बना हुआ परीक्षण है, लेकिन फिर भी आज भी इसको प्रयोग में लाया जाता है और इस परीक्षण के जो रिजल्टेंट्स हैं काफ़ी इनको कहा जा सकता है कि ये विश्वसनीय होते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावात्मक तीनों प्रकार के पक्षों के छुपे हुए पहलुओं को जानने के लिए किया जाता है। और ये परीक्षण दूसरे परीक्षणों की अपेक्षा में बार बार क्यों कह रही हूँ कि वैध और विश्वसनीय होता है, क्योंकि जब आकलन किया गया तो ये पाया गया कि इसकी जो वैधता है वो 0.8 और इसकी विश्वसनीयता 0.37 से लेकर 0.95 तक पाई गई। इसलिए ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि ये अन्य परीक्षणों की तुलना में एक वैध और विश्वसनीय परीक्षण कहा जा सकता है। हालांकि ये बात भी कही जानी चाहिए कि इन परीक्षणों का प्रयोग जो विशेषज्ञ हैं उन्हीं के द्वारा संभव है, क्योंकि इन परीक्षणों की जो व्याख्या है उसको करने के लिए अत्यधिक मनोवैज्ञानिक विधियों का या अत्यधिक मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जाना आवश्यक है, तभी इनके रिजल्ट जो हैं वो विश्वसनीय प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद हम अगले परीक्षण के बारे में जानते हैं, वो है मरे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। जो मरे हैं ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के निर्माण करने का कार्य किया। इन्होंने इस परीक्षण को इस तथ्य पर आधारित किया कि मनुष्य अपने परिवेश की जिन वस्तुओं और क्रियाओं के संपर्क में आता है वह उसके मस्तिष्क में संचित हो जाती है, और इस प्रकार के जो संचित अनुभव हैं, इन संचित अनुभवों को क्या कहा जाता है? इन अनुभवों को उसका अंतर्बोध कहा जाता है। अंतर्बोध जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एप्रिसेप्शन, यानी कि व्यक्ति के मन में पहले उसके संपर्क में आई हुई कुछ ऐसी चीज़ें होती है वो कहीं न कहीं उसके अंदर उसके अचेतन मन में छुपी रहती हैं और वो उसके बोध में होती हैं, उन्हें हम उसके अंतर्बोध कहते हैं। यानी कि उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस उसकी लाइफ में पूरे जीवन पर्यंत उसके साथ अंतर्बोध के रूप में चलते हैं। जब कभी मनुष्य के सामने ऐसा कोई अपरिचित उद्दीपक या स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है तो उसके प्रति वह जो अनुक्रिया करता है, तो वो जो रेस्पॉन्सेस वो दे रहा है वो रेस्पॉन्सेस सिर्फ उन उद्दीपनों के कारण नहीं होते हैं, उसके अंदर जो छुपे हुए अंतर्बोध हैं उसका भी उसके अंदर हिस्सा होता है, और किसी सीमा तक इनको भी मापा जा सकता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के जो हम कभी कभी कह सकते हैं कि ऐसे व्यवहार होते हैं ना जिनको हम मानते हैं कि वो व्यवहार उसके द्वारा क्यों किए गए, उनके पीछे हम कारणों को नहीं समझ पाते हैं। व्यक्ति की कभी कभी ऐसी अस्पष्ट प्रतिक्रियाएं होती है, जैसे आपने सीधे से जाकर के किसी व्यक्ति को फ्लावर्स गिफ्ट किए लेकिन उसका रेस्पॉन्स वैसा नहीं मिल रहा है आपको जैसा आपने मन में जज किया था। आपने फ्लावर्स को ग्रीट करने के लिए दिए लेकिन आपको उसका रेस्पॉन्स वैसा नहीं मिला, उसके चेहरे पे खुशी नहीं आई, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये भी हो सकता है कि उसके अंतर्बोध में एप्रिसिएशन में उन फूलों के साथ में जुड़ी हुई कोई पिछली घटना हो सकती है जिसके कारण वो उन्हें पसंद नहीं करता और उसने उन चीज़ों को उस ढंग से रिएक्ट करके आपको जवाब नहीं दिया। तो इन चीज़ों को भी कभी कभी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को मापने के लिए इन चीज़ों का भी मापन किया जाता है और इनको भी प्रयोग में लिया जाता है, और इसे हम कहते हैं अंतर्बोध। और इसका परीक्षण किया जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षणों के द्वारा। मरे ने जिस परीक्षण का प्रयोग किया वो था थीमेटिक एप्रिसेप्टिव टेस्ट, जिसको हम TAT के नाम से भी जानते हैं। इस टेस्ट का प्रशासन करने के लिए उसने कुछ कार्ड्स निर्मित किए। ये कार्ड संख्या में कितने थे? 30 कार्ड्स थे। अच्छा, इन 30 कार्ड्स में से 10 कार्ड जो थे वो सिर्फ पुरुषों के लिए, 10 कार्ड सिर्फ महिलाओं के लिए
और 10 कार्ड महिला और पुरुष दोनों के लिए कॉमन रूप से प्रयोग में लिए जाते थे। इन कार्डों में मनुष्य के व्यावहारिक जीवन से संबंधित घटनाओं से जुड़े हुए कुछ चित्र बनाए जाते थे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एक कार्ड मैंने दिया है। इस कार्ड के ऊपर एक चित्र बना हुआ है। अब इस चित्र को देखकर जो प्रयोज्य है या जिसके ऊपर यह टेस्ट अप्लाई किया जा रहा है, वो कोई न कोई क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। और इसी प्रकार एक क्रम में बारी बारी करके इन 30 कार्ड्स को उसको दिखाया जाता है। जब ये कार्ड उसको दिए जाते हैं तो वो उस कार्ड के बारे में क्या सोचता है, वो एक कहानी या प्रसंग के रूप में उसको बताने के लिए कहा जाता है। और वो उन कार्ड को देखकर जो कुछ भी बताता है, वो चीज़ें उसके मन में छुपी हुई बातें या उसके व्यक्तित्व की जो आवश्यकताएं हैं, कहीं न कहीं उनको अभिव्यक्त करती है। और जब इनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है तो उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, इनका विश्लेषण किया जाता है और उसके प्रीवियस अनुभवों का उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनको पता लगाने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में अगला परीक्षण बाल अंतर्बोध परीक्षण कहा जा सकता है। जो बाल अंतर्बोध परीक्षण है, ये बाल अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बेलार्क द्वारा बनाया गया। नाम से स्पष्ट है, क्योंकि ये अंतर्बोध है तो जैसा मैंने पहले बताया, ये व्यक्ति के एप्रिसेप्शन को नापता है। लेकिन इन कार्ड्स का निर्माण सिर्फ बालकों के लिए किया गया जिनकी आयु 3 से 10 वर्ष होती है। तो जो 3 से 10 वर्ष के बालक हैं, उनके बाल संप्रत्यय का इसके द्वारा क्या किया गया था, परीक्षण किया गया था। इसमें कुल मिलाकर के 10 कार्डों का निर्माण किया गया था और इन कार्ड्स के ऊपर, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, कुछ सिचुएशंस बनी हुई थी, कुछ बालक बने हुए हैं और इनके अंदर कहीं जानवरों और प्रकृति का भी क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। और उनके आधार पर बालक से कुछ चीज़ों को बताने का, कुछ वर्णन करने का प्रयास किया जाता है। और जब बच्चा जो कुछ बताता है तो मनोवैज्ञानिक उसके द्वारा उसके मन में छुपी हुई इच्छाओं को पता लगाने का प्रयास करते हैं। बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण कहा जा सकता है और इसके द्वारा बच्चे के द्वारा जो भी चीज़ें अभिव्यक्त की जाती हैं, बच्चे के जो व्यवहार हैं जिनको कि हम प्रिडिक्ट नहीं करते हैं और बच्चा ऐसा व्यवहार करता है, उन चीज़ों के पीछे के एक्सप्लेनेशंस को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी कोई बालक अगर जिसे हम कहते हैं बाल अपराध में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी इन परीक्षणों को अप्लाई किया जाता है। या मानसिक रूप से कुछ समस्याओं से गुजर रहे हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, तो ऐसे बालकों के ऊपर भी इन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है और इससे बालकों के मन में छिपी हुई बातों का पता लगाया जाता है। अच्छा, इस परीक्षण के संबंध में एक और विशिष्ट बात आपको बताना चाहूँगी कि ये जो परीक्षण था, इसका निर्माण किसने किया था, बेलार्क ने किया था। और इसके ऊपर जो चित्र बनाए गए हैं, क्योंकि वो एक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे, तो वो चित्र भी मनोवैज्ञानिक परिदृश्यों को लेकर बनाए गए थे। तो वो जो परिदृश्य थे वो पाश्चात्य संस्कृति के थे। इसको देखकर भारतीय परिदृश्य को लेकर भी यहाँ पर डॉक्टर उमा चौधरी ने उस आधार पर कुछ कार्ड्स का निर्माण किया और इसी प्रकार का एक परीक्षण बनाया। इस परीक्षण में उन्होंने 13 चित्रों का निर्माण किया था और इन चित्रों को 15 बाई 18.5 सेंटीमीटर के आकार पर बनाया और इस पर भारतीय परिदृश्य से संबंधित कुछ चित्रों को डाला गया। इसलिए ये बात भी जानना बहुत आवश्यक है कि भारतीय परिदृश्य में बनाया गया चिल्ड्रन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम CAT भी कहते हैं, उसको पहली बार किसके द्वारा बनाया गया, डॉक्टर उमा चौधरी के द्वारा। अच्छा, अब हमने इतने सारे जो प्रक्षेपी परीक्षण हैं इनके बारे में जाना। अब हम इस अगले चरण में ये जान लेते हैं कि व्यक्तित्व के जो परीक्षण किए जाते हैं उनका ओवरऑल क्या उपयोग होता है या कहाँ कहाँ पर हम इनको काम में ले सकते हैं। इसको मैंने 4 विशिष्ट
श्रेणियों में बांटा है। इनमें से पहली श्रेणी होती है शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग। शिक्षा में ये कहाँ उपयोग में लाया जा सकता है? शिक्षा में या तो किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए छात्रों का चयन कर रहे हैं, तब अगर अपेक्षित है तो उनके ऊपर ये परीक्षण अप्लाई किए जाते हैं। छात्रों की रुचियाँ, उनकी आवश्यकताएँ, उनकी इच्छाएँ जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ जो छात्र होते हैं, कभी कभी उनको जब गाइडेंस दी जाती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, तो उनको शैक्षिक और व्यावसायिक दृष्टि से गाइडेंस देने के लिए इन परीक्षणों को उपयोग में लाया जाता है। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी व्यक्तित्व के परीक्षणों को प्रयोग में लाया जाता है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, जब वो अपने रिक्रूटमेंट करती हैं तो वे अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय और उनकी पदोन्नति करते समय भी इस प्रकार के परीक्षणों को उपयोग में लाती हैं। सैनिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, जब सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति और चयन किया जाता है। साथ ही साथ ये बात तो सभी जानते हैं कि मनोचिकित्सा के क्षेत्र में जब भी कोई व्यक्ति साइकोलॉजिकल बीमारियों से पीड़ित होता है, उसको विशेष प्रकार के मनोरोग होते हैं या उसके स्वप्नों का एनालिसिस किया जाता है, तब इस प्रकार की विधियों का विशिष्ट रूप में उपयोग किया जाता है। व्यक्तित्व के जो परीक्षण हैं उनको अप्लाई तो किया जाता है, लेकिन इनकी भी अपनी कुछ सीमाएं होती है, जिनके चलते इनका प्रयोग सीमित ढंग से किया जा सकता है, या यूँ कह सकते हैं कि बहुत विशेषज्ञ जो होते हैं वो ही इनका बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन निकालने में प्रयोग कर पाते हैं। ये सीमाएं क्या हैं? इन सीमाओं के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि जब किसी भी परीक्षण को हम उपयोग में ले रहे हैं तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परीक्षण को उपयोग में लिया जा सकता है। अर्थात जो व्यक्तित्व परीक्षण है उससे हम उसकी एक सबसे बड़ी सीमा ये है कि क्योंकि ये विशिष्टता लिए होते हैं तो ये सीमित लक्षणों का मापन करते हैं और विशिष्ट लक्षणों का ही मापन करते हैं, और इनके व्यक्तित्व के सही मापन के लिए किसी एक परीक्षण का प्रयोग किसी विशिष्ट लक्षण के मापन के लिए ही किया जा सकता है। और इन प्रक्षेपी विधियों को प्रशासित करने में काफ़ी जटिल होती है, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनका प्रयोग चिकित्सकों के द्वारा या विशेषज्ञों के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ही सही ढंग से किया जा सकता है। इनसे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, इन आंकड़ों से उसके जो पीछे कारण छुपे हुए होते हैं, उन कारणों का पता तो लगाया जा सकता है, किंतु किसी भी समय किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सही मापन किया जा रहा है, इस बात का प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकता है। सभी व्यक्तित्व परीक्षणों के प्रशासन और व्याख्या के लिए उसके जिस परीक्षणकर्ता के द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है वो उस पर निर्भर करता है। इसलिए ये विधियां ज़रूर ऑथेंटिक हो सकती है, किंतु इसके ऊपर परीक्षणकर्ता का प्रभाव तो पड़ता ही है। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ और वैध होती है। इसके साथ ही आज हमने मनोविज्ञान का सहारा लेते हुए शिक्षा मनोविज्ञान में जो व्यक्तित्व को हमने समझने का प्रयास किया और उसको किस प्रकार से मापा जाता है, उसकी क्या आवश्यकता होती है, इन परीक्षणों की क्या सीमाएं होती है और किस सीमा तक ये किसी व्यक्तित्व को समझने में हमारे लिए मददगार साबित होते हैं, इसको जानने का प्रयास किया। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी किसी न किसी रूप में आपके लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। इसके साथ ही धन्यवाद और नमस्कार।